सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 18 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारे लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खबर है जिसमें बताया कि कैसे दानदाताओं के नाम पर राष्ट्रीय दल चुप हैं, कई क्षेत्रीय दल ने पहचान जाहिर की है। मतलब हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना थी इसके अंतर्गत पार्टियों ने पैसा लिया है लोगों से, फंडर्स जो फंडिंग करते हैं, और उनका नाम अभी तक गोपनीय रखा था। लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ करवा दिया है डेटा इसका जो है, तो सामने आ रहा है कैसे लोकतंत्र का मजाक बनाया है नेताओं ने। जितने भी आपके नेता हैं उन लोगों ने कैसे बड़ी बड़ी फंडिंग लेकर जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, जनता का अधिकार, जनता को जानने का प्रयास की ट्रांसपेरेंसी, इस सब का मजाक बना दिया। तो डेटा जिस हिसाब से बाहर आ रहा है, धीरे धीरे खबरें सामने आ रही हैं। आगे आते हैं। संपादकीय में हमारा लेख है आर्थिक तरक्की के तहखाने। निसंदेह देश ने आर्थिक तरक्की की है, ये देखते ही देखते विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर आ गया है और अब अपनी मौद्रिक नीति की सफलता, कीमतों के नियंत्रण और बाजार में बढ़ती मांग के कारण विश्व भर की मंदी को छका रहा। बेशक पिछले वर्षों में भारत ने न केवल अपनी आर्थिक गरिमा को बढ़ाया बल्कि सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर भी तरक्की की अभूतपूर्व मंजिलें तय की हैं। देशी आर्थिक नीतिकार कहते हैं कि वह दिन गए जब योजनाओं के शिलान्यास हो जाते थे और फिर उन पर समय की धूल पड़ती रहती थी। अब देश की जनता से वादा है कि अगर शिलान्यास होंगे तो परियोजनाएं पूरी भी होंगी। हर क्षेत्र में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं घोषित होती हैं और देश के हर क्षेत्र में आधुनिकतम प्रगति के आसार पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये तो सही बात है कि योजनाएं शुरू हो रही हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और योजनाएं पूरी तरीके से सफल हो रही हैं। चाहे वो आपके शहरों में पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, आपके शहरों के बाहर निकल रहे हाईवेज़ हों, अगर इनके चौड़ीकरण की योजना शुरू की गई है तो हम देख सकते हैं कि सफलता के साथ इन्हें पूरा करा जा रहा है। मगर वास्तविकता की धरातल पर दिखता है कि आर्थिक प्रगति के रणनीतिकार विकसित भारत के लिए दौड़ तो लगा रहे, लेकिन वह दौड़ ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर लगा रहे हैं। देश की सकल घरेलू आय बढ़ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि इस समय देश उच्च मध्यवर्गीय लोगों का देश खिलाने की दौड़ में लगा है। इसका साक्ष्य ये है कि भारी महंगाई के ज़माने में भी जबकि सरकारों ने अपनी मौद्रिक नीति में उदारता को तिलांजलि देकर सख्त साख नीति अपना रखी है, फिर भी महंगी वस्तुओं की मांग कम नहीं हो रही। देखिए, ये भी सही बात है, कैसे आप देखें तो महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसे कम तो नहीं हो रही है। निवेशकों के लिए ऋण महंगे हो गए, लेकिन उनकी किस्तें बढ़ने के बावजूद निवेशकों में ऋण की मांग कम नहीं हुई है। इसके बावजूद ये सवाल भी पूछा सकता है कि क्या प्रगति और उसकी रोशनी हर घर तक पहुंची? संविधान के दिए गए गरीब और अमीर का भेद निपटाने, उच्च और निम्न वर्ग के जीवन स्तर में अंतर कम करने और देश की खुशहाली सूचकांक को उदासीनता के चक्रव्यूह से निकालने का लक्ष्य पूरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक बता रहे हैं कि देश 8% की विकास दर को पार कर रहा है और उसे 7% की विकास दर आने वाले वर्ष में प्राप्त करने रहने का भरोसा होना चाहिए। मतलब कि देश जो है आपका, इसकी जो विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट होता है देश का, वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। आगे देखते हैं। किसान आज भी अपनी आय दुगनी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उससे रास्ते में अवरोध खड़े रहे कर दिए जाते हैं। नई शिक्षा नीति घोषित की गई, देश डिजिटल हो गया और अपने अच्छे बुरे परिणामों के साथ इसका असर पूरे देश में नज़र आने लगा। लेकिन क्यों महसूस होता है कि देश की अधिकतर आबादी जो महंगाई से, भयाक्रांत भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है, उसे पढ़ाने वाले अध्यापक कब सीखेंगे
इस डिजिटल दुनिया के नए सच कब बदलेंगे अपने पाठ्यक्रम, या फिर सच से कट कर उन्हें वहीं कला और विज्ञान संकायों की पढ़ाई करवा दी जाएगी। देखिए, आधुनिकता अगर आ रही है, अगर शिक्षा क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो देश के अध्यापकों को भी, संस्थानों को भी नई तकनीकें अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये ठीक है कि आम आदमी का विश्वास जीतने के लिए उसकी आस्था का ध्यान रख लिया गया है। देश में धार्मिक पर्यटन के विकास के में तेजी आई है। देखते ही देखते देश का सशक्त सेवा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हो रहा है। आज दुनिया भर के लोग भारत में आकर चिकित्सा सुविधाएं का लाभ उठाना चाहते हैं। हम जानते हैं साथियों कि भारत में लोग आते हैं हेल्थ की सेवा लेने के लिए। फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे फॉरेनर्स रहते हैं, वो इंडिया आते हैं। हेल्थ की सस्ता है भारत में। इवन जो हमारे इंडियंस हैं ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, मतलब परमानेंटली रह रहे हैं, एनआरआई हैं, ये लोग भी अपना बड़ा इलाज कराने के लिए भारत ही आते हैं। क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहली बात तो पूरे विश्व में सबसे सस्ता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं, कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल हेल्थ है इंडिया में। जिसके नौजवान आज भी उस आर्थिक जीवन की तलाश में मुल्क छोड़ पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या तरक्की देखिए ये सब प्रश्न चिन्ह तो रहेंगे हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में, कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, कि ये तस्करियाँ, अवैध धंधे क्यों चल रहे हैं। मगर ये प्रश्न होने भी चाहिए। तभी एक एक अंकुश लगता है हमारे तंत्र पे, हमारे तंत्र को चलाने वाले लोगों के ऊपर। आगे देखते हैं। अगला अगला आर्टिकल है लोकतंत्र का उत्सव। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा ही हो गई है। 7 चरण में मतदान होंगे। पहला चरण के मतदान से लेकर नतीजों की घोषणा तक 1.5 महीना चुनाव का माहौल बना रहेगा। पहले चरण के मतदान से पहले भी पूरा 1 महीना राजनीतिक दलों को मिला है। यानी चुनाव काल कुल 2.5 महीने की अवधि में फैला है। देखिए, 2.5 महीने के अंदर अंदर चुनाव पूरा आपके जो है ये निपट जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे आदि को लेकर मंथन काफ़ी समय से चल रहा था। अब वह अपना अपना समीकरण लेकर मैदान में उतरेंगे। मगर चुनाव का ज़्यादा दारोमदार आखिरकार मतदाता पर होता है। वे चुनाव को क्या दिशा देते हैं, इस पर दुनिया की नज़र टिकी होती है। मगर कुछ चुनावों के अनुभवों से जाहिर है कि मतदाता चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाने के बजाय दलगत उन्मत्त से भर जाते हैं। इसी का नतीजा ये जगहों पर राजनीतिक हिंसा में दिखाई देती है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से प्रत्यारोप लगाते हैं। उसमें कई बार आपत्तिजनक बयान भी आ जाते हैं। देखिए, ये तो एक पार्ट है इस चुनावों का, इस चुनाव के उत्सव का पार्ट है। आगे देखते हैं आगे आर्टिकल्स में क्या हुआ है। और ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बाकी आप भी इस अखबार का अध्ययन करिएगा अपने हिसाब से। मैं सिर्फ संपादकीय का क्विक एनालिसिस करके आपके सामने पेश करा हूँ। और जो भी करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे मिस कर दी है या जिक्र नहीं करा है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये एक क्विक एनालिसिस है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।